प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में हमने नेल्सन मंडेला चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आशा है आपने उसका क्वेश्चन आंसर कर लिया होगा। अब जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे की पढ़ाई ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ये कहता है कि कुछ क्षणों के बाद, ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ क्षणों के बाद हमने अपनी नज़रें उठाई इन अवे, यानी कि आश्चर्य से, एक प्रसन्नता युक्त आश्चर्य से हमने अपनी नज़रें उठाई कुछ क्षणों बाद, जब एक स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स रोज इन परफेक्ट फॉर्मेशन। हमने कुछ क्षणों के बाद अपनी नज़रें आश्चर्य से, प्रसन्नता युक्त आश्चर्य के साथ उठाई जब हमने एक बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीकी जेट विमान, हेलीकॉप्टर, सेना को ढोने वाले विमान, इन सब को हमने देखा जब ये एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए, एक बिल्कुल एक सही आकृति बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से उड़े। ये इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ, इस लाइन में हम लोग हैं कि ये सिर्फ पिन पॉइंट प्रेसिजन और मिलिट्री फोर्स का ही डिस्प्ले नहीं था, अर्थात ये सिर्फ अपना वैभव या श्रेष्ठता का प्रदर्शन या मिलिट्री की फोर्स का प्रदर्शन सिर्फ यही नहीं था, ये था बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये प्रदर्शन था मिलिट्री की इस नई चुनी हुई डेमोक्रेसी, ये जो नई प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, उसके प्रति अपने स्वामी भक्ति का प्रदर्शन भी था। सेना के द्वारा इस परफेक्ट फॉर्मेशन के द्वारा जब ये बिल्डिंग के ऊपर से उतरे, एक नई सरकार जो फ्रीली और फेयरली चुनी गई थी, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी का प्रदर्शन किया। यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो ट्रूप कैरियर्स, हेलीकॉप्टर्स, ये जो उड़ करके गए, तो इन्होंने इस तरह से इस नई डेमोक्रेसी, ये जो नई डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी, इसके प्रति अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ ही क्षणों पहले, कुछ ही समय पहले साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो सबसे बड़े जनरल्स थे, सेनापति थे, देयर चेस्ट बिडेक्ड विथ रिबन्स, उनकी छातियाँ बिडेक्ड यानी कि सजी हुई थी रिबन और मेडल्स, जो कि पुराने दिनों के रिबन और मेडल से जिनकी छातियाँ भरी हुई थी, और उनके बड़े बड़े अधिकारी जो थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट दी और अपनी स्वामी भक्ति की शपथ ली, प्लेस देयर लॉयल्टी। मैं इस फैक्ट से अनमाइंडफुल नहीं था, मैं इस सच्चाई को भूला नहीं था कि ज़्यादा वर्ष नहीं हुआ, कुछ ही समय पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता, दे वुड हैव अरेस्टेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता, मुझे अरेस्ट कर लिया होता। क्यों? क्योंकि आज वो राष्ट्रपति थे, आज वो राष्ट्रपति का शपथ उन्होंने लिया, लेकिन इससे पहले जो अपार्थिव सिस्टम में जो रेशियल गवर्नमेंट थी, जो गोरों की सरकार थी, उन्होंने उन्हें जेल में डाला था और लगभग 27 सालों तक उन्होंने जेल की कठोर यातनाएं सही थी। इसी बात के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ समय पहले की बात होती और अगर मैं इस तरह से बाहर होता तो उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया होता, मुझे अरेस्ट कर लिया होता। अंत में ए सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, एक वी पैटर्न बनाते हुए, आप लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आप देखते होइए कि हवाई जहाज उड़ रहा है, जेट विमान उड़ रहा है और धुएं का ट्रेल छोड़ रहा है अपने तिरंगे का। ठीक उसी तरह से एक इम्पाला जेट का समूह वी से बनाते हुए, और उसने धुओं का चिन्ह दक्षिण अफ्रीकी फ्लैग के रंग का, जो कि था ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका के झंडे का रंग है। तो धुएं का चिन्ह, दक्षिण अफ्रीका के झंडे के धुएं का चिन्ह छोड़ते हुए इम्पाला जेट्स का समूह वी से बनाते हुए गुजरा। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी, ये दिन मेरे लिए सांकेतिक था। क्यों?
क्योंकि इस दिन हमारे 2 नेशनल एंथेम्स बजाए गए, 2 राष्ट्रीय गीत बजाए गए। गोरे लोग जो है वो निकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका ये गा रहे थे, और काले लोग जो थे वो डाई स्टेम गा रहे थे। एक बात ध्यान में रखने की बात है, डाई स्टेम ओल्ड रिपब्लिक का, ओल्ड जो रेशियल गवर्नमेंट थी उनका नेशनल एंथेम था। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि अब काले लोग जो है वो गोरे लोगों का नेशनल एंथेम गा रहे हैं, और गोरे लोग काले लोगों का नेशनल एंथेम गा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि अब हमारे बीच में यूनिटी है, एकता है, एक दूसरे से हम परस्पर नफरत नहीं करते हैं। हालांकि उस दिन कोई भी ग्रुप, दोनों में से कोई ग्रुप जो है उस एंथेम का, उस राष्ट्रगीत का लिरिक, उसका गीत नहीं समझ रहा था क्या है, और दोनों गीतों से नफरत करते थे। गोरे लोग नकोसी सिकेलेल ई अफ्रीका से, और काले लोग डाई स्टेम से। और हालांकि दोनों में से किसी का कोई भी एक दूसरे का अर्थ नहीं जानता था, लेकिन वो शीघ्र ही सीख लेंगे इसे, ये आशा उन्होंने जगाई। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, अब फिर कहते हैं कि मैं उद्घाटन के दिन मैं ओवरवेल्म था विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, एक अभिभूत अपने आप को महसूस कर रहा था, ओवरवेल्म महसूस कर रहा था कि मैं एक हिस्ट्री बना रहा हूँ, एक इतिहास बना रहा हूँ इस सेंस से। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भयंकर जो एंग्लो बोअर वार हुआ था, इंग्लैंड के लोग और बोअर प्रांत के, दक्षिण अफ्रीका के बोअर प्रांत के लोगों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसके कुछ सालों के बाद, मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के सफ़ेद चमड़ी वाले लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया था और एक सिस्टम खड़ा किया था रेशियल डोमिनेशन का, रंग के आधार पर, चमड़े के रंग के आधार पर प्रभुत्व जमाने वाला एक सिस्टम उन्होंने तैयार किया था अपने ही देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध। ये उस समय की बात कर रहे हैं जब से यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ था, अपार्थाइड सिस्टम शुरू हुआ था, रंग भेद नीति शुरू हुई थी। जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, जो जिस तरह की उन्होंने व्यवस्था बनाई, वो सबसे ज़्यादा कठोर, सबसे ज़्यादा कर्कश, सबसे ज़्यादा अमानवीय उन्होंने समाज बनाया, उन्होंने व्यवस्था बनाई। अभी तक मानव इतिहास में जितनी भी सभ्यताएं जानी गई है उसमें सबसे बदतर सभ्यता, सबसे हार्श सभ्यता, अमानवीय सभ्यता उन्होंने बनाई। लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में, 1990 के बाद 2000 के बीच का समय, और एज ए मैन, एक पुरुष के रूप में, ये मेरा 8th डिकेड चल रहा है, 8वां दशक चल रहा है, यानी कि मैं भी लगभग 80 साल का हो चुका हूँ। ये सिस्टम यहाँ से पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया गया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, और उसके जगह एक ऐसा सिस्टम रिप्लेस किया गया है, उसके जगह पर एक नया सिस्टम शुरू किया गया है जो लोगों के राइट्स और फ्रीडम, अधिकार और स्वतंत्रता, उनको सम्मान देता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, चाहे उनकी चमड़ी का रंग कोई भी हो, लेकिन उन्हें, हर व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है इस नई व्यवस्था के अंतर्गत। दैट डे, हालांकि वो दिन जो आया था वो हजारों की संख्या में मेरे लोग, या उनकी काले लोगों की बात करें, काली चमड़ी वाले लोगों की बात, कि हजारों लोगों के सैक्रिफाइस के बाद, अकल्पनीय बलिदान के बाद ये दिन आया है। ऐसे लोग जिनके कष्ट और साहस, जिनको न गिना जा सकता है और न उनका एहसान का बदला चुकाया जा सकता है। मैंने उस दिन महसूस किया, और कई बार मैंने महसूस भी किया है, कि मैं वो सारे दक्षिण अफ्रीकन जो पैट्रियट थे, दक्षिण अफ्रीकी जो देशभक्त थे, मैं उन सब का एक जोड़ हूँ जो मुझसे पहले दुनिया को छोड़ के चले गए। वो लंबी और पवित्र रेखा मुझसे पर ख़त्म हुई और फिर एक नई रेखा शुरू हुई। अर्थात यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो त्याग और बलिदान का समय था, जिन लोगों ने त्याग और बलिदान किया, मैं भी उनके साथ था। उनके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को भूला नहीं जा सकता है, और उनकी
जो त्याग वाली रेखा थी वो आज समाप्त हुई। मैं उसमें शामिल था और आज से एक नई व्यवस्था शुरू हुई। आई वॉज पेन्ड दैट, मैं दुखी था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। जो लोग दुनिया छोड़कर चले गए, मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे पाया। और इस बात के लिए भी मैं दुखी था कि उनके त्याग ने, उनके बलिदानों ने क्या हमारे देश को कितना बड़ा सम्मान दिया है, कितना बड़ा एक उपलब्धि दिया है। इसीलिए मैं दुखी था। अपार्थिड पॉलिसी ने, ये अपार्थिड पॉलिसी रंगभेद नीति को कहा गया है, इसने एक डीप और लास्टिंग वुंड मेरे देश के वासियों पर डाला। एक काफ़ी गहरा और हमें बहुत लंबे समय तक कायम रहने वाला एक घाव हमारे देश के लोगों को दिया। हम सब लोग कई सारे, अगर पीढ़ी नहीं लगी तो कई सारे साल बिताना पड़ेगा इस प्रोफाउंड हर्ट से रिकवर करने के लिए। ये जो जो दुख था, जो चोट पहुंची थी, उससे पूर्ण सही होने के लिए बहुत साल लगेंगे। लेकिन ये दशकों तक ऑपरेशन और ब्रूटलिटी जो होता आया, दशकों तक ये शोषण और पाशविकता जो होती आई, उसका एक और अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ। अनइंटेंडेड इफेक्ट यानी कि एक ऐसा प्रभाव जो इरादे से नहीं किया गया था, अपने आप हो गया, कि इसने, हमारे देश ने महान लोगों को इस दौरान, ऑपरेशन शोषण और पाशविकता के इस दौरान महान लोगों को, बड़े बड़े कीमती रत्नों को जन्म दिया, जिनमें प्रमुख थे ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सोबुक्वेस। ये सब ऐसे महान लोग हमारे देश में पैदा हुए। ऐसे असाधारण साहस, बुद्धिमानी और उदारता इन्होंने दिखाई जैसा कि इस फिर से कभी देखने को नहीं मिलेगा। शायद उनका कहना है, इस तरह के महान कैरेक्टर्स को लाने में, इस तरह के महान चरित्र को उठाने में, इस तरह के महान चरित्र को आगे आने में शायद इसी तरह से, इसी गहराई तक शोषण की जरूरत होती है। मेरा देश मिनरल्स और जेम्स के मामले में धनी है। दक्षिण अफ्रीका खनिज पदार्थों के मामले में, कीमती रत्नों के मामले में काफ़ी धनी है, जो लाई बीनीथ इट्स सॉइल, इसकी ज़मीन के नीचे, इसके भूमि के नीचे पाए जाते हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि हमारे देश की सबसे बड़ी संपदा हमारे लोग हैं। हमारे यहाँ जो पाए जाने वाले शुद्ध से शुद्ध हीरे हैं, उन हीरों से भी ज़्यादा अच्छे और हीरों से भी ज़्यादा सच्चे संपदा है। या उन्होंने ये बताया कि, ये भी बताया कि उनका देश खनिज संपदा के मामले में काफ़ी धनी है, और ये भी बताया कि उससे भी ज़्यादा धनी जो कर्म करने वाले हैं, उससे भी बड़ी संपदा जो है वो वहाँ के लोग हैं। फिर इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमेंट्स, और जो लड़ाई का समय था, इनका संघर्ष का समय था, लड़ाई नहीं संघर्ष का समय जो था, उसमें इन साथियों की मदद से, कॉमरेड्स की मदद से इन्होंने जाना कॉरेज का मीनिंग, साहस का अर्थ इन्होंने जाना। कहते हैं टाइम एंड अगेन, समय बार बार उन्होंने देखा कि मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव्स फॉर एन आइडिया। समय समय पर मैंने देखा है कि औरत मर्द सब जो है जोखिम उठाते हैं किसी विचारधारा की पूर्ति के लिए, किसी काम की पूर्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक कर देते हैं। मैंने देखा है कि मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। मैंने देखा है कि लोग जो आक्रमण होता है, यातना दी जाती है, उन सब के विरुद्ध खड़े होते हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना किसी तरह से विचलित हुए, बिना टूटे हुए। इस तरह का स्ट्रेंथ, इस तरह का साहस, इस तरह का प्रतिरोध क्षमता दिखाया इन्होंने, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना को भी धोखा दे देती है। यानी कि इस तरह की यातना इन्होंने सही, अपने संघर्ष को पूरा करने के लिए, अपने संघर्ष, जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए इस तरह की यातनाएं उन्होंने सही, जो कि कल्पना शक्ति को भी धोखा दे देती है। कल्पना भी करना मुश्किल है उनके बारे में। मैंने ये सीखा, अपने कॉमरेड्स से मैंने सीखा
कि साहस का अर्थ डर की अनुपस्थिति नहीं है। तो ये कहा जाएगा कि कोई डर नहीं रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो साहसी है। साहस का अर्थ है डर पर विजय प्राप्त करना। इनका ये कहना है कि मैंने साहस के बारे में जाना कि इसका साहस का अर्थ ये नहीं है कि डर नहीं है, बल्कि डर को जीतना। डर तो हर किसी को लगता है, डर अगर किसी को नहीं लगा तो वो इंसान ही नहीं है। तो डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन डर को जीतना ही असली साहस है। वह व्यक्ति जो डरता नहीं है वो बहादुर नहीं है, बल्कि वो बहादुर है जो अपने डर को जीत लेता है, डर पर जीत हासिल करता है, वही बहादुर है। कोई भी व्यक्ति, नो वन इज बोर्न, एक दूसरे से नफरत करने के लिए कि उसका चमड़े का रंग, उसका बैकग्राउंड या उसका धर्म अलग है, इसलिए नफरत करने के लिए जन्म नहीं लेता है। लोग नफरत करना सीखे, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार जो है वो मनुष्य के दिल में उसके अपोजिट से तो यानी कि नफरत से तो जल्दी आता है। मनुष्य का हृदय नफरत से जल्दी प्यार को पहचानता है। तो अगर कोई व्यक्ति नफरत सीख रहा है तो उसे प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय प्यार को आसानी से पहचानता है। यहाँ तक कि इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल के सबसे कठोरतम समय में भी, जब मैं, मेरे कामरेड, मेरे साथी सब वे आर पुश टू आवर लिमिट्स, हमारी स्वतंत्रताएं सीमित थी, हमें जेल में डाला गया था, मैं एक ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी देखता था, एक मानवीय चमक एक गार्ड जो था उसकी आंखों में, शायद कुछ क्षणों के लिए ही, लेकिन जब हमारे ऊपर अत्याचार होता था तो उस गार्ड के आंखों में मैं एक करुणा भरी चमक, एक मानवता भरी चमक मैं उसकी आंखों में देखता था, शायद कुछ ही क्षणों के लिए, लेकिन ये पर्याप्त था मुझे रीएश्योर करने के लिए, पुनः आश्वस्त करने के लिए कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ और मैं अपने कार्य को पूरा करूँगा। मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी आग की लपट की तरह है जिस लपट को छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता।